ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना से संबंधित बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हमारे जहन में हैं, हमारे मन में हैं, और बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं कोरोना को लेकर और कोरोना के बाद होने वाली बीमारियों को लेकर। इन सभी से निजात दिलाने के लिए और इन सभी से जुड़े सभी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए हम रोज 9:30 पर आपसे रूबरू हो जाते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं, ताकि हम आपकी जिज्ञासाओं को, आपके प्रश्नों को शांत कर सकें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर मलिक, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी। डॉक्टर मलिक, कोरोना महामारी को दस्तक हुए 2 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देशों ने इससे अपने आप को जूझा है। देश में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो बिना कुछ खास नुकसान पहुंचाए धीमी पड़ चुकी है। स्कूल खुल चुके हैं, सभी गतिविधियां फिर से शुरू हो चुकी हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत कुछ ऐसे ही करते हैं, बच्चों से करते हैं। कई बच्चों को टीकाकरण हो चुका है। 12 साल से जो नीचे के कम उम्र के बच्चे हैं उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और अब वो स्कूल जा रहे हैं। क्या अब हम एक्सपेक्ट उनसे कर सकते हैं? किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं? और एक सवाल और डॉक्टर साहब सीधा अभी मन में आया है, क्या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो 6 या 7 घंटे लगातार मास्क लगाए रखें? जी देखिए, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप है जो कि 12 साल से नीचे के बच्चे हैं। सबसे पहली बात है कि इनको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बच्चे बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, बट फिर भी उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक लगातार 7-8 घंटे की पीरियड के लिए वो प्रोटोकॉल फॉलो करना अपने आप में एक चैलेंज है। बट फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को समझा के रखें कि जितना हो सके, स्पेशली जब वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है, जब वो बिल्कुल क्लोज क्लासरूम में है, उस समय वो मास्क पहन के रखें। मुझे लगता है जब वो आउटडोर खेलते हैं उस समय वो मास्क हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए आउटडोर खेलते टाइम, उस टाइम पे आप अगर आप मास्क हटाएंगे तो भी इतना नुकसान नहीं होगा। एक क्लोज क्लासरूम में बैठे समय आप जरूर अपना मास्क लगाए रखें और जब भी पॉसिबल हो अपने हाथ को धो लें या सैनिटाइज करें। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हर कुछ देर बाद आप ये करते रहें। कुछ समय पर, कुछ अंतराल पर, ऐसा नहीं है कि कुछ तो हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में, ऐसा नहीं है। 2-3 घंटे बाद आप बीच में एक बार अपने हैंड वॉश कर लें। तो कुछ समय के अंतराल पर आप एक अपना हैंड वॉश कर सकते हैं, बट ये चैलेंज जरूर रहेगा। जी श्रोताओं, इस समय आप कोरोना जागरूकता श्रृंखला सुन रही हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तो आप कोरोना से संबंधित तो सवाल पूछ ही सकते हैं, साथ में आप अन्य उन तमाम सवालों को भी आप जिक्र कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि आपकी मेडिसिन से और जो कि अन्य रोगों से भी जुड़े हुए हैं। बहरहाल डॉक्टर, हम एक बार फिर कोरोना का रुख करते हैं। कोरोना के इस काल में हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस, कप्पा, लैम्डा, इतने सारे वेरिएंट हम लोगों ने देखे हैं और हम लोगों ने महसूस किए हैं। अब जब है ओमिक्रॉन और स्टेल्थ ओमिक्रॉन की बात हो रही है, चीन का रुख करते गए। चीन में एक बार फिर केसेस जो है, मामले हुए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसका असर जो है अन्य देशों पे या भारत पर होने की संभावना कुछ नजर आती है? हालांकि टीकाकरण यहाँ पे बहुत हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो इस समय सबके मन में है कि जो चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं, जहां से चाइना वो जगह है जहां से इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई है, बट शुरुआत के बाद से ही हमने कभी नहीं सुना कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद से हमने ये सुना कि यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, यूरोप में केसेस बढ़ रहे हैं, बट चाइना का जिक्र ज्यादा नहीं हुआ। बट इस समय जबकि बाकी सब लोग थोड़ा कंट्रोल फील कर रहे हैं, उस समय चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बल्कि जो मुझे लगता है, वैसे इस बार
ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ है, क्योंकि हमारी ज्यादातर अब जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेटेड है। नेचुरल इन्फेक्शन भी काफी लोगों को हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो अब ये इन्फेक्शन है एक एंडेमिक इन्फेक्शन के रूप में ज्यादा देखा जाएगा, ना कि एक पेंडेमिक के रूप में। और छोटे छोटे आपके जो छोटे छोटे वो होंगे केसेस के अपसर्ज वो देखे जाएंगे। बट फिर भी अभी क्योंकि जैसा कि पहली बार हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि अब दोबारा से वैसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी जी। तो अगर चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। डॉक्टर रूपाली चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ, दिल्ली से अमरजीत जी स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, मेरे दो सवाल है। जी कहिए। हाँ जी, एक ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है राजधानी में दोबारा बढ़ने लगा संक्रमण दर 1.334% तक और 82 मरीज आए हैं। और दूसरा ये कि गर्मी में चौथी लहर आ सकती है। ठीक है। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखिएगा या फिर उससे दूर रहिएगा, क्योंकि आवाज जो है इको करती है, आपका सवाल ठीक से हमें समझ में नहीं आता है। डॉक्टर साहब ये वही जानना चाहते हैं, क्या जिस तरह से अब गर्मी बढ़ेगी तो क्या कोरोना के चांसेस या मरीजों के चांसेस या संक्रमण होने के चांसेस बढ़ेंगे क्या? हाँ जी, देखिए ऐसा उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें कि केसेस बढ़ें, बट बिल्कुल उसकी संभावना को इग्नोर करना वो भी एक बेवकूफी होगी। तो बेस्ट यही है कि जो भीड़ भाड़ की जगह है, क्लोज कॉन्टैक्ट की जगह है, क्लोज्ड रूम्स वाली जगह है, वहां पर आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो अभी भी करें। बट अगर आप खुले में हैं, बाहर हैं, कंफर्टेबल हैं, अपनी फैमिली के साथ है, अपनी कार में हैं, तो उस समय हर समय इस डर से जीने की जरूरत अभी नहीं है। अभी हम थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और मुझे और लगता है कि हमें एक केसेस, दो केसेस को इतना क्लोजली भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आज नंबर इतना है, आज नहीं। देखिए कोई भी बीमारी अगर है तो वो है, हम उसको अब जैसे टीबी है, टीबी की बीमारी सदियों से है तो है, अब ऐसा तो नहीं है वो खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी। कभी केसेस कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे। स्वाइन फ्लू है, साल के कुछ समय में ऐसा होता है इसके केसेस बढ़ते हैं, बट अब वैसा स्केयर नहीं है जैसा कि इसका शुरुआत के दौर में देखा गया था। कुछ केसेस बढ़ते हैं, अभी भी कुछ डेथ्स होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल पॉपुलेशन केवल उसी सब्जेक्ट को लेके कंसर्न रहे, हर समय केवल कोविड की चिंता में जूझता रहे। वो नहीं करना है। हमें समझना है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, किस जगह पे आपको पालन करना जरूरी है और कहाँ पे आप थोड़ा ढील बरत सकते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। आपको, हमें सबको अपने आप को कोरोना से बचाना है और अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी कुछ भी हमने सीखा है पिछले 2 या 3 साल में, उसे अपनाते रहना है। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, तो फोन कर सकते हैं 23421764, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। दिल्ली से ही एक और श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं, शाहिदा उस्मान। आइए उनका भी सवाल जानते हैं। शाहिदा जी स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी रमजान एवरीवन। जी आपको भी। थैंक यू। एक्चुअली की क्या है, मेरा ना केस थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ना हाथ में लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था, तो और प्लास्टर होने के बाद में ना स्टिल आई हैव प्रॉब्लम ट्रेनिंग एट टाइम्स, तो आई एम हेजिटेटेड टू गेट इंजेक्शन। तो मतलब अब लेफ्ट हैंड में लगेगा ना वो। और साइमल्टेनियसली आई हैव टू टेल अबाउट माई बैकग्राउंड की मतलब आई एम अलोन इन द होम, नोबडी इज देयर टू शेयर माई एनीथिंग। मतलब हमारे 200 घर है, तो मैं अलोन हूँ, सिंगल मैरिड हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत है मतलब मैंडेटरी है या मतलब कुछ? तो आई वांट टू आस्क कि मतलब ये जो मेरे दिल में जो है वहम की मतलब लगवाऊंगी, क्योंकि उसमें पेन होगा डेफिनेटली। लेफ्ट हैंड में है ना, उसमें पेन अभी भी है काफी। जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए आई थिंक जो मुझे समझ में आया कि इनको फ्रैक्चर है लेफ्ट हैंड में, और ये पूछना चाहती हैं क्या मैं उसमें इंजेक्शन भी लगवा सकती हूँ? जी हाँ जी, देखिए लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको हो, और कितने हो कहना मुश्किल है। बल्कि जो उम्मीद की जाती है, वैसे कोविशील्ड में तो अधिकतर लोकल रिएक्शन होता है, थोड़ा लोकल पेन भी होता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस चीज से आप घबराएं नहीं। वो क्रोसिन लेने से और जो आप थोड़ा सिकाई वगैरह करेंगे उस चीज से वो चीज सेटल हो जाएगी।
तो आप इस चीज को सोच के आप वैक्सीनेशन को ना डिले करें, क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्चर है आपको, लेकिन उससे कोई वैक्सीनेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी सलाह से तो ऐसा कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको ज्यादा आपको लगता है दूसरे हाथ में लगवाएंगी तो आपको दोनों हाथों में दर्द होगा, तो मुझे उससे बेहतर है कि जिस हाथ में ऑलरेडी पेन है आप उसी में लगवा लेंगे, तो पेन बढ़ भी जाएगा, तो आपका एटलीस्ट एक हाथ तो फ्री रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अब हम मास्क की बात करते हैं। मास्क लगा रहे हैं लोगों ने, कुछ लोगों ने मास्क उतार दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहीं कहीं पे ऐसे नजर आते हैं जो डबल मास्किंग कर रहे हैं। क्या डबल मास्किंग अभी भी बहुत जरूरी है? इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, क्या आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस समय पे मैं डबल मास्किंग जैसी चीज तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अभी उतना खतरा नहीं है, और दूसरा ये है कि इतना जो डबल मास्क पहनते हैं उससे भी अपना कुछ जो है नुकसान हो सकते हैं, जो कि हमें शायद हो सकता है कुछ साल बाद उस पर स्टडीज आए और हम सबको ये पता चले। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज नहीं है, मास्क लगाना या डबल मास्क लगाना उतना नॉर्मल नहीं है, बल्कि जो रिस्क बेनिफिट रेशो है हमें उसको देखना चाहिए। तो जिस समय कोरोना था उस समय पे मास्क लगाने से बेनिफिट ज्यादा था, बट अगर बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है तभी भी अगर आप डबल मास्क लगाते हैं तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या होंगे, कितने होंगे, अभी कहना मुश्किल है, बट कुछ इस तरह की भी चीजें हैं कि शायद हो सकता है कुछ लोगों को कुछ से कुछ दिक्कत भी हो। बट अगर आपको लगता है खुले एनवायरनमेंट में अपने घर वालों के साथ है तो मास्क की जरूरत नहीं है। बहुत भीड़ वाली जगह है और आपको खुद को कोई बीमारी है और आप खुद बच के रखना चाहते हैं, तब भले ही आप डबल मास्क लगाएं। हमारे अगले श्रोता है महेश शर्मा, आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। महेश शर्मा बड़ौदा जी। जी कहिए महेश जी। मैं मालूम करना चाह रहा जी, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी? जो 5 या 6 साल के बच्चे हैं जी, और उनको जब तक सुरक्षित कैसे रखें और कोरोना से बचाव के उपाय बताइए। जी डॉक्टर साहब, 12 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में बच्चों की किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं ताकि भविष्य में उनको कोरोना से बचा के रखा जा सके? देखिए, इसके लिए कोई अलग से हमें कुछ नहीं करना है, वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात पिछले 2 सालों से कर रहे हैं वो ही करना है। और अगर किसी को कोई सिम्टम है उससे हम कोशिश करें कि बच्चे कांटेक्ट में ना आए। देखिए, बाकी चीजों का बचाव रख पाना बहुत ही मुश्किल चीज है, बट अगर किसी को लगता है खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण है, उन लोगों से बच्चे थोड़ा बच के रहें, और बच्चे को अगर खुद को ये सिम्टम है तो वो स्कूल ही ना जाए। तो यही एक तरीका है सबसे इम्पोर्टेंट। और बाकी जब भी मौका मिले आप हाथ धोते रहें और क्लोज एनवायरनमेंट में मास्क लगाएं। खुले में आप बिना मास्क के आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद कुछ और सी बीमारियां जो हैं मरीजों के अंदर पैदा हो गई हैं। जैसे किसी को डायबिटीज नहीं थी, उसको डायबिटीज हो गई, ऐसा माना जा रहा है। ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है। अगर हम ब्लड प्रेशर से ही बात करें, रक्तचाप से ही बात करें, जिन लोगों को कोरोना के बाद बीपी की बीमारी हो चुकी है या बीपी शुरू हो चुका है, क्या उनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कम होने की संभावना है या फिर उनको अब दवाइयों पर जाना पड़ेगा? जी देखिए, ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोविड के बाद हो या बिना कोविड के हो। देखिए, जब भी ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो जाता है, 140/90 से खासतौर पे अगर ज्यादा है और रेगुलरली ज्यादा है और घर पे नापने पे भी अगर 140/90 से ज्यादा है तो आपको अवश्य दवाई लेनी होगी। और उससे पहले आपको एक तो नमक का सेवन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना होगा, थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करनी होंगी, अपना वेट कंट्रोल करना होगा। तो ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके ये जो क्रॉनिक जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनको कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी बीमारियां एक लाइफस्टाइल डिजीज हैं। और उसके बाद भी अगर आपका इससे ऊपर रहता है तो आपको दवाई लेनी होगी, उसमें आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि शुगर की बात थी, शुगर होता है अगर जब कोविड के बाद लोगों को शुगर हुआ है, उसके बहुत से कारण थे। कुछ लोगों को स्टीरॉइड की दवाइयों की वजह से शुगर हुआ जो कि उस समय पे दी गई, तो उसमें से कुछ लोग तो दवाई बंद करने पर ठीक हो गए, बट लेकिन कुछ लोगों को जिनको एक्चुअली टेंडेंसी थी या अंडरलाइन प्री डायबिटीज ऑलरेडी थी, तो उनको ऐसा नहीं होगा कि आप स्टीरॉइड बंद कर देंगे तो उनकी डायबिटीज चली जाएगी। उनको रिस्क तभी भी रहेगा, उनको चांसेस दवाई लेने के उनको तब भी लेनी है। तो ये केस टू केस वेरी करेगा
और ये आपको जो भी डॉक्टर आपके फिजिशियन हैं आपको उनसे कंसल्ट करना होगा। जी डॉक्टर रूपाली, स्टेरॉइड्स की हम बात करते हैं, अक्सर देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या ओवर एक्सरसाइज करते हैं या जिम में जाते हैं वो तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, तरह तरह के शेक्स लेते हैं जिसपे शायद स्टेरॉइड्स भी रहते होंगे। ऐसे में क्या इन बच्चों को, इन लड़कों को और इन एथलीट्स को भी शुगर होने की संभावना होती है? जी बिल्कुल होती है। देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप कोई भी लेंगे उससे डेफिनेटली शुगर बढ़ने का रिस्क हमेशा रहता है। तो मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि आप जो भी करें एक नेचुरल तरीके से करें। जो आप सप्लीमेंट के नाम पर जो आप आर्टिफिशियल दवाइयां ले रहे हैं ये इसकी जरूरत नहीं है। बहुत से मरीज बोलते हैं थकान है, ये है, इसके लिए दवाई दे दो। दवाई लेने की जगह हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी फूड हैबिट्स इनको डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर, ये भी देखा गया है कि अक्सर छोटी मोटी बीमारी के अंदर खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। कई तरह के पेशेंट जो हैं, दर्द हो रहा है, दर्द को उन्होंने थोड़ी देर महसूस नहीं किया, अब हम ये दवाई ले लेते हैं दर्द से बचने के लिए, या फिर हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं या फिर दूसरी तरह की दवाइयां ले लेते हैं। ऐसे में ये कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं पेशेंट को, और क्या ये अपने आप डॉक्टर बनना भी बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल। देखिए आज के टाइम में ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना जो कुछ उपलब्ध है, सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। आप गूगल पे कुछ भी टाइप करें, किसी भी बीमारी का इलाज आपको सामने मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत से केसेस देखे जा रहे हैं जिसमें लोग सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है कि आपको बुखार है, आपने क्रोसिन लिया, एक आध दिन देखा, वो ठीक है। बट अगर आपको उसके अलावा कुछ भी अनयूजुअल कुछ सिम्टम्स हैं तो आप ज्यादा समय तक के लिए सेल्फ मेडिकेट ना करें। इवन पेट में दर्द हो रहा है, सिंपल सी चीजों में, इनमें भी आप इवन डॉक्टर्स भी बहुत बार सेल्फ मेडिकेट करने की वजह से हानि प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है। देखिए 90% पेशेंट्स में कुछ नहीं होगा, पर 10% में जिसमें ये दुष्प्रभाव होंगे वो बहुत जानलेवा हो सकता है, और हमें नहीं पता हम उस 10% में या 90% में। यही क्योंकि ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं होता सेल्फ मेडिकेशन से, इसलिए लोग ये लेते हैं और उनको लगता है डॉक्टर की फीस बच जाएगी। बट आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करें, वहां तो आपको फ्री में इलाज मिल रहा है, फ्री में सलाह मिल रही है। तो आप कम से कम वहां पे जाके तो सलाह ले सकते हैं अगर आप प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी छोटी से छोटी दवाई लेने से पहले भी, क्रोसिन एकमात्र ऐसी गोली है जो हम बहुत बार बोल देते हैं कि आप बिना पूछे भी आपको दर्द है, कुछ थकान है, कुछ है, आप ले लो। बट अगर आपको लगता है उससे आराम नहीं मिलता और रेगुलर लेनी पड़ती है तो आप जरूर पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी, ऑन द कॉन्ट्ररी डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट, कुछ मरीज, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका मनोभाव ये रहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे दवाई की क्या जरूरत है। ऐसे में उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। देखिए ये भी चीज इतनी ही हानिकारक है और खासतौर से हमारे देश में ऐसा बहुत है। और आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एलोपैथिक के बहुत अगेंस्ट है। उनको लगता है कि डॉक्टर्स अननेसेसरली मेडिकेट करते हैं, ये है वो। ऐसा नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन सलाह लेंगे तो कोई भी डॉक्टर आपको ओवर मेडिकेट नहीं करना चाहेगा। तो आप इस बात का भरोसा रखें और तसल्ली से डॉक्टर साहब पे विश्वास करते हुए उनकी राय लें, और ऐसा ना सोचें कि वो किसी और वजह से आपको दवाई लिख रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। उनका उसमें कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि वो किसी और को हार्म करके कुछ गेन करे। तो मेरा पर्सनल बिलीफ तो यही है। बाकी तो डॉक्टर साहब डॉक्टर टू डॉक्टर इट मे वेरी ऑल्सो। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, पंचदेव शुक्ला दिल्ली से। उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। पंचदेव जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार जी। पंचदेव जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलिए। जी। हाँ जी, नमस्कार। और मैं कोविड का इंजेक्शन जो है दोनों डोज लगा चुका हूँ और बूस्टर डोज के लिए अभी मेरे पास मैसेज आया है जी। और इसमें जो है मेरे गले में जो है ना 2-3 महीने से खुसखुस हो रहा है। अच्छा। और उसको जो है मैं कितनी सारी जो है वो पी चुका हूँ दवाइयाँ जी, सिरप पी चुका, डॉक्टर से लिखवा के, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। पंचदेव जी, आपको आपके गले में क्या महसूस हो रहा है? गले में ना खराश होती है, जैसे खराश जैसा। जी। डॉक्टर रूपाली, ठंडा पानी पी लिया या कुछ ऐसे पी लिया, तो मुझे ये पूछना है कि इसका और भी कोई इलाज है, किस कारण से हो रहा है? पंचदेव जी, आपकी उम्र क्या है?
मेरी उम्र है जी 67। जी डॉक्टर रूपाली। देखिए हाँ जी, जो इनकी उम्र है उसमें अगर इस तरह का कोई अनयूजुअल सिम्टम है कि खराश इतने लंबे टाइम तक है, देखिए कुछ लोगों को पोस्ट वायरल इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पोस्ट वायरल होर्सनेस ऑफ वॉइस की चीज हो सकती है, थोड़ा जो खराश वाली जो ये चीज बताते हैं। बट फिर भी इस उम्र में मैं कहूंगी कम से कम एक बार एक ENT डॉक्टर को दिखा के वो अपना गले का चेकअप जरूर करा ले कि कहीं कोई और कारण तो नहीं है। जी डॉक्टर, अब जब जैसे सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों का गला बहुत जल्दी खराब हो रहा है। आज ही जब मैंने बातचीत की, जब मैं बाहर बात कर रहा था तो कहते थे काफी लोगों का गला जो है बहुत खराब है, उनकी आवाज चेंज हो गई है या खराश बढ़ गई है या गले के साथ नेजल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंज, और या यहाँ पे भी कुछ वायरस का कुछ प्ले होता है? बहुत सारे वायरसेस होते हैं, मोस्टली तो ये वायरसेस की वजह से ही होता है। हम लोग बहुत से वायरसेस से एक्सपोज होता है जो हमें पता भी नहीं चलता है, वो सब क्लिनिकल एक इन्फेक्शन होके वो चीज निकल जाती है। बहुत से लोगों को ये जो खराश है ये एसिडिटी की वजह से भी होती है, जो रिफ्लक्स डिजीज होती है उसकी वजह से भी आपको बहुत बार क्रॉनिक कफ, खांसी वगैरह या उस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और कुछ तरह की दवाइयां भी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो हो सकता है आप कुछ BP की या कुछ और ऐसी कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको खांसी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो उससे भी खांसी हो सकती है। और पोस्ट नेजल ड्रिप एक होती है कुछ लोग को ना, तो इसलिए बेटर है कि आप एक ENT डॉक्टर को जरूर दिखाएं अगर आपको ये चीजें परसिस्ट करती हैं या बार बार होती हैं तो। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा? सपोज कि 3 या 4 दिन से लगातार गला खराब है या खराश हो रखी है, तो कितने दिन इंतजार? अगर 3-4 दिन के बाद चीजें बेहतरी की तरफ हैं तो ठीक है, बट 3-4 दिन के बाद अगर सिम्टम्स वैसे ही हैं या वर्सन हो रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि आप दिखा लें। और एक बार की बात है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप ऐसे परसिस्ट ही कर रहा है, बार बार हो रहा है तो बेहतर है कि दिखा लें। जी, झारखंड का रुख कर सकते हैं हम वहाँ पे दिवाकर पाठक जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सवाल, प्रश्न, उनकी जिज्ञासा जानते हैं। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। जी कहिए। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदया को मेरे हार्दिक अभिनंदन। जी शुक्रिया। चीन में मामले पुनः बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें डरने की बजाय प्रोटोकॉल का पालन करनी चाहिए। जी, प्रोटोकॉल का पालन ही हमें अन्य सभी रोगों से लड़ने के लिए पावरफुल बनाता है। जी दिवाकर जी, प्रश्न क्या है आपका? ज्वाइंट पेन से बचने के बारे में बताएं। डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द ये एक आम समस्या बनी हुई है, उम्र के साथ साथ भी ये जोड़ों का दर्द बढ़ता जाता है और आजकल देखा जा रहा है कि जो यंग जनरेशन है उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे घुटने में दर्द है या कोहनी में दर्द है या हाथ में दर्द है। इसका क्या कारण है, कैसे निजात मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जोड़ों का दर्द एक बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। देखिए वायरल इन्फेक्शन के बाद भी पोस्ट वायरल आर्थराल्जिया होते हैं। उसके अलावा जो आपकी आर्थराइटिस वाली डिजीजेज हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस है, बहुत से तरीके की गाउट है, बहुत से तरीके की जो है गठिया, जिसको हम ब्रॉडली गठिया के नाम से बोलते हैं, आर्थराइटिस होती है। तो उसके लिए डॉक्टर को दिखा के ही आप चेकअप करा सकते हैं। जनरल ये मैसेज देना कि हाँ इस वजह से आपको जोड़ों का दर्द है वो मुश्किल होगा। वो पेशेंट को देख के ही किस तरह का जोड़, कौन सा जोड़ इन्वॉल्व है, क्या दिक्कत है, तभी पता चल पाएगा। और जो जनरल आप बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन में ऐसी वेग प्रॉब्लम्स रहती हैं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, तो विटामिन D और आप चेक करा सकते हैं। अगर वो कम है तो आप उसका सेवन ले सकते हैं जो आप रेगुलरली लेते हैं। बहुत से लोग आजकल लेते हैं, डॉक्टर की सलाह पढ़ लें बट बिना पूछे नहीं लें। और ऐसा नहीं है आपने एक बार विटामिन D लेना शुरू किया तो आप जिंदगी भर लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो आप डॉक्टर की सलाह पढ़ लें, कितने समय तक लेना है उनसे पूछ के लें, ठीक है। तो यही है, मैं कहते हैं कंसल्ट करना जरूरी है। तो जोड़ों के दर्द से बताना बहुत मुश्किल बात है। डॉक्टर, विटामिन D की अगर हम बात करें तो अक्सर विटामिन D की मेडिसिन दी जाती है, टैबलेट दी जाती है या सॉल्युबल जो सॉल्ट होता है वो दिया जाता है। इसके अलावा भी कोई नेचुरल तरीका है जिससे हमें विटामिन D मिल सके, या उसकी जो रेंज है जो बताते हैं कि इस रेंज में होना चाहिए वहां तक हम पहुंच सके? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल तरीका तो धूप सेकना है। और जैसा कि हम जानते हैं आजकल के जमाने में कोई धूप नहीं सेक पा रहा, और पॉल्यूशन की वजह से जो अच्छी सूरज की किरणें हैं वो बहुत बार हम तक नहीं पहुंच रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर हम एक गुड क्वालिटी ऑफ सनलाइट एक्सपोजर ले, एक वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स जो है विटामिन D का वो ही है। कुछ प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स में भी होता है बट वो रेयर है, मोस्टली इट इज दी सनलाइट।
इसके अलावा जो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं उसमें आपको हफ्ते में कुछ सैशे दिए जाते हैं, जो कि 2 महीने तक लगभग हम हफ्ते में देते हैं। उसके बाद आप कुछ समय के लिए महीने में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ लोग उसको हफ्ते में रेगुलरली लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है। 2 महीने के बाद आप उसको कम करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले श्रोता धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी देर से फोन लाइन पर हैं, उनका भी प्रश्न सुनते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, जैसे कि डॉक्टर साहब मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर हैं, एलोपैथिक? हेलो तो मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि अभी लोगों की ताकत कम हो रही है, जैसे बताया जाता था कि च्यवनप्राश खाने से 2 चम्मच आयुर्वेदिक वालों ने बताते हैं, तो ये शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको खाना ठीक होता है कि नहीं होता, थोड़ा बता देंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए आप क्या पूछना चाहते हैं कि क्या शुगर के मरीज च्यवनप्राश खा सकते हैं? देखिए आजकल तो इस तरह के च्यवनप्राश भी आते हैं जिसमें थोड़ा शुगर कम होता है, तो शुगर के मरीज के लिए स्पेशल च्यवनप्राश की वैरायटी भी अवेलेबल है। और अगर आप 1 चम्मच खाते भी हैं तो केवल उस 1 चम्मच च्यवनप्राश से इतना नुकसान नहीं होगा। आप अगर एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी दवाई ठीक है, आप अपना खान पीन का ध्यान रखते हैं, और तो ऐसा नहीं है कि केवल उस 1 चम्मच च्यवनप्राश से आपका शुगर बहुत बढ़ जाएगा या डायबिटीज का मरीज उसको नहीं ले सकता है। ज्यादा दिक्कत है आप आधा चम्मच ले लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि च्यवनप्राश ही एक चीज है जिससे आपको ताकत मिलेगी या वो मिलेगी, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप एक नेचुरल अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, नट्स का सेवन करते हैं, तो लिमिटेड अमाउंट में अगर आप अच्छी और फ्रेश चीजों का सेवन करेंगे तो वो भी अपने आप में एक नेचुरल तरीका इम्यूनिटी बढ़ाने का और ताकत को इम्प्रूव करने का। जी डॉक्टर साहब, हम विटामिन डी पे चर्चा कर रहे थे। आमतौर पर कहा जाता है कि नेचुरल सनलाइट, जो नेचुरल सनलाइट में वो कौन सा पीरियड होगा डॉक्टर जिसपे हमें सबसे ज्यादा विटामिन डी मिल सकेगा? देखिए ऐसा है, जो सनलाइट एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो जो लेट आफ्टरनून या अर्ली मॉर्निंग वाला जो सनलाइट एक्सपोजर है वो ज्यादा बेहतर है। जो बिल्कुल जो धूप वाला जो समय है, जो बिल्कुल दोपहर वाला, उस समय आपको सन बर्न होने का या और भी चीजों का डर रहता है, तो आप उस समय तो आप ज्यादा सनलाइट खुले में नहीं ले सकते हैं, उस समय तो आपको और दिक्कत भी हो सकती है। तो कम से कम जब हल्की थोड़ा धूप हल्की है उस समय अगर आप धूप का एक्सपोजर लें तो वो बेस्ट आपके लिए रहेगा। जी डॉक्टर, कार्यक्रम में अब समय बहुत कम है, तो बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के बाद जो इम्यूनिटी में बहुत लोगों का लॉस हुआ है, बहुत इम्यूनिटी कम हो गई है, अब उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को कम करें, व्यायाम करें, योगा करें, और जो खाना पीना है उसका ध्यान रखें। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, कुक्ड घर के खाने पे ज्यादा ध्यान दें, बाहर के प्रोसेस्ड फूड पे कम ध्यान दें, और सप्लीमेंट्स और विटामिन्स के चक्कर में ना पड़ें। आप आयुर्वेदिक या एलोपैथिक के चक्कर में ना पड़ें, और आप ये भी ना सोचें कि हमें बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा मैसेज है मेरी तरफ से। जी डॉक्टर रूपाली, हमसे जुड़ने के लिए और ये विशेष सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी। आज के अंक में हमने बहुत सी चर्चाएं की, विटामिन पे बात की, मल्टीविटामिन पे बात की, और जो निष्कर्ष निकल कर आया है श्रोता वो ये है कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी है, कोई सप्लीमेंट ऐसे नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट हो सकता है कि आपको नुकसान भी कर जाएंगे। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट का ख्याल अपना खास तौर पर रख सकते हैं, और हाँ, फिर भी अगर कोई जिज्ञासा है, कुछ मन में प्रश्न है, तो ये हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं रोज रात को 9:30 पर। बहरहाल आज के अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।